हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक उत्पत्ति श्रृंखला में नागराज की कॉमिक्स का भाग 2, नरक नियति। तंत्र तक्षक तूतनखामन और नागतांत्रिक विषधर के षड्यंत्रों को नाकाम कर उन्हें समय धारा में लोप कर दिया नरकनाशक ने, जिसमें उसकी सहायता की आरआईपी के जाबाज अफसरों गगनदूत, विनाशदूत ताहिरा मांटी ने, साथ ही एक अज्ञात नाग शक्ति नागतंत्रिका नगीना ने। नागतंत्रिका नगीना के अनुरोध पर नरकनाशक उसके साथ एक अज्ञात सफर पर निकल पड़ा, जो जल्दी उसके अस्तित्व की सबसे विषम और बड़ी खोज बनने वाला था। दूसरी ओर किसी अज्ञात स्थान पर नागराज को मारने के लिए संपूर्ण विश्व अपराध जगत को इकट्ठा कर रहा था पापाध्यक्ष नामक एक रहस्यमयी शख्स, जिसके सामने प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि प्रस्तुत करता है अपनी दावेदारी की क्यों नागराज को मारने का प्रथम अवसर उसे ही प्रदान किया जाना चाहिए। उसके अनुसार नागराज का हत्यारा हो सकता है वही जो उसका जीवनदाता। नागमणि बताता है किस प्रकार इच्छाधारी नागों की खोज में भटकता हुआ अज्ञात रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा, जहां एक घायल मरते हुए नाग पुजारी ने उसे मृत्युंजय बालक के लालन पालन का दायित्व सौंपा। नागमणि ने उस क्लिनिकली डेड बच्चे के मस्तिष्क का संपर्क उसके जिस्म में प्रवाहित होते होते तीव्र विष से काट कर उसे पुनर्जीवित कर दिया, और फिर शुरू हुआ पिता पुत्र का एक अद्भुत रिश्ता और उस मृत्युंजय बालक के नरकनाशक बनने का कठिन सफर। कथानक के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु पढ़े पूर्व प्रकाशित विशेषांक मकबरा तक्षक नरकनाशक। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, बस कुछ ही देर की बात है। नागराज और उसकी मौत के बीच सिर्फ एक अधूरी कहानी का फासला है। नरकनाशक के नागराज बनने की कहानी, जिसका अंत नागराज की मृत्यु रूपी पूर्ण विराम से होगा, और वह पूर्ण विराम खुद नागराज ही अपने जीवन गाथा पर लगाएगा। बिल्कुल सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा तो मुझे भी थी पापा। इस पल की प्रतीक्षा थी मुझे जब आपके प्रति अपना पुत्र होने का दायित्व निभा सकूं मैं। जरूर बेटे, इधर मैं नागराज की जीवन की गाथा समाप्त करूंगा और उधर तुम नागराज का अस्तित्व। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। नागराज का लहू चखने को मैं और मेरे सैनिक व्याकुल है। विश्व का सर्वाधिक जहरीला लहू जो किसी भी प्राणी को पल भर में गला सकता है, सिवाय मेरे और मेरे सैनिकों के। नागराज को खत्म करने से पहले नागव्यूह के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब तुम्हें नागराज की मौजूदा स्थिति और नागव्यूह का पता लगाना है, और तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपराध परिषद और पापाध्यक्ष को बताना चाहूँगा कि नागराज को ख़त्म करने के लिए जो हथियार मैंने बनाया है वो यहाँ पहुँच चुका है। वाह, हम वो हथियार देखना चाहेंगे प्रोफेसर। हाँ हाँ, कहाँ है वो हथियार। हाँ, आखिर हम भी तो देखें, जिसका विश्व अपराध जगत बाल भी बांका ना कर सका, उसे मारने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है आपने। आपके उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने को हम भी उत्सुक है प्रोफेसर। बहुत जल्दी वो हथियार अपना शक्ति प्रदर्शन करे आपके सामने करेगा महामहिम, परंतु उससे पूर्व नागराज की उत्पत्ति का कथा समाप्त करना आवश्यक है। तो साथियों, अब मैं नरकनाशक के नागराज बनने की अद्भुत गाथा आरंभ करने जा रहा हूँ। एक ऐसे गाथा जिसमें एक पिता पुत्र के भावनात्मक संबंधों के मायने बदल दिए। जी हाँ साथियों, अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो दास्ता जिसने प्रोफेसर नागमणि और नरकनाशक के भाग्य को बना दिया नरक नियति। जैसा कि माननीय अपराध परिषद और पापाध्यक्ष जानते थे कि यह वो समय है जब पूरे देश पर नरकनाशक का सुरूर सर चढ़कर बोल रहा था। देश भर में बड़ों और बच्चों को चहेता बन गया था मेरा हथियार। मानवता का रहस्यमय रक्षक आखिर कौन है नरकनाशक। इंसानी अवतार, इंसानियत का हथियार नरकनाशक। नरकनाशक इज माई सुपर हीरो। बदमाशों की अब खेर नहीं। टेन टेन टेन। अपने हथियार का जो परीक्षण मैंने बुलडोगर अपने दुश्मनों पर किया था वो पूर्णतः सफल रहा। शैतानों के बढ़ने लगे। जब जब अत्याचार मजलूमों के दिल से आती है पुकार, आ जाओ नरकनाशक करने पापियों का संहार। परंतु मैं यह भूल गया था कि नरकनाशक जो वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी तीव्र मारक क्षमता मेरे शत्रुओं के साथ साथ मुझे भी भस्म करने की कुव्वत रखती है। नशे के सौदागरों को सप्रेम भेंट। सांप माफ कर दो रे नरकनाशक, हम खुद ही जाकर हवालात में बंद हो जाएंगे, बस सांपों से बचा लो। गुड, मेरे साथी तुम दोनों को पास के पुलिस स्टेशन तक एस्कॉर्ट करेंगे। मेरी सर्प इंद्रियों ने मुझे सही समय पर संकेत दे दिया कि शहर की सड़कों पर फर्राटा दौड़ते इस ट्रक में भरा हुआ है स्नोकी। देश की
युवा पीढ़ी से इस स्लो पॉइजन का शिकार हो रही है। आम सर्पों की अपेक्षा स्नोकी में दिमाग नगण्य होता है। इस प्रजाति के सर्पों के साथ मानसिक संपर्क नहीं स्थापित किया जा सकता, वरना ये आसानी से पता चल जाता कि आखिर देश को भविष्य को बर्बाद करने वाली शैतानी ताकत कौन है। दूसरे पुरुष शैतानी ताकत की फिक्र कर बच्चे, जो तुझे बर्बाद करने वाली है। विषधार की फिक्र कर तू बच्चे। विषधार। आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, यह वो क्षण था जब मेरे वर्षों का सपना मिट्टी में मिल जाने वाला था। मेरा हथियार मुझ पर ही चलने वाला था। इसके विष से उभरे फफोले कुछ ही पलों में मेरे सूक्ष्म सर्व स्वतः ही ठीक कर देंगे। फिर भी इसकी विस्तार से बचना होगा। तुम तो पापा के खास आदमियों में से एक हो। अब सारा माजरा समझ आ रहा है, पर आपकी तरह मैं भी गलत था। गद्दार पापा ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। अपने भगवान पर सुबह सुबह करने का विचार भी उसके दिमाग में ना आया। शक करने का विचार भी उसके दिल में ना आया। पर स्नोकी का इतना बड़ा रैकेट चलाना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं। बता कौन है तेरा सरपरस्त। मेरा कोई भी मुलाजिम मेरा मुखालफत करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। अपने रहनुमा का नाम बक। ओह, मैंने अपना बचाव पहले ही तैयार कर लिया था और कुछ बताने से पूर्व ही मुझे काट कर खुद ही गल गया वो गद्दार। मैं स्नोकी का विष ड्रग एडिक्ट्स में ड्रग की लत के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाला सीरम डेवलप करने में प्रयोग करने वाला था। ऐसे ही प्रयोगों के लिए करेत कुचेली और विस्तार ने स्वेच्छा से विष पुरुष बनना स्वीकार किया था, ताकि मानवता की रक्षा के लिए उन पर विष प्रयोग करके दवाई विकसित की जा सके। मुझे अंदेशा नहीं था कि विषधर गद्दार निकलेगा। बचाव के साथ ही मैंने तैयार कर रखा था अपना अगला दाव। पिछली कुछ समय से कई आतंकी ताकतें नाग शक्तियों को विस्तृत प्रयोग में लाने हेतु प्रयासरत है बेटा। स्नोकी द्वारा देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कुचेष्टा उन आतंकी ताकतों की उसी मुहिम का हिस्सा है। मेरा फेंका तीर सही निशाने पर लगा था। आपको किस पर शक है पापा? शक नहीं, यकीन है बेटे। इन सब के पीछे एसएस का हाथ है। अपनी ओर बढ़ते ग्रहण को अपने दुश्मनों का काल बनाने का दिमाग रखता है नागमणि। आपको कुछ करना होगा प्रोफेसर, वरना जल्दी नरकनाशक का हाथ हमारी गर्दनों पर होगा। दूसरी ओर शहर के नए मेयर ने जीना मुहाल किया हुआ है। स्नोकी के खिलाफ चलाई गई मुहिमों में हमारा करोड़ों व स्नोकी बर्बाद कर दिया है उसने। अभी मुसीबतों का पिटारा यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। इस एसएस ग्रुप ने भी हिंदुस्तान में अपनी जड़ों को खासा खोखला किया है। एसएस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्नोकी का सारा ठीकरा मैंने एसएस के सर ही फोड़ा है। नरक नाशक अब एसएस को नरक पहुंचा कर ही चैन लेगा। अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। तीर होगा नरक नाशक और शिकार होंगे एसएस और मेयर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों चला आया हूँ। ओफ डैडी, आपसे कितनी बार कहा है कम से कम संडे को घर घर को ऑफिस मत बनाया गिरे। जानते हैं आप आपसे कितने नाराज़ हैं हम। हा हा हा, सॉरी नियति बेटे। हम तो भूल ही गए कि हमारे संडे पर सिर्फ हमारी प्यारी बिटिया रानी का अधिकार होता है। अब तो गलती की पेनल्टी लगेगी। आपको आज सारा दिन हमारे साथ बिताना होगा। हा हा हा, पेनल्टी एक्सेप्टेड। हम ना सिर्फ आज पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे, बल्कि आपकी पसंद की फिल्म भी देखेंगे और आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर भी कराएंगे। लव यू डैडी, यू आर दी बेस्ट। खुद को संभाल राज, क्या बेवकूफ़ी है ये। क्या कर रहा है तू? कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने उद्देश्य से भटक जाए। अरे यह क्या? तो मैं यूं ही यहाँ नहीं आ गया, मेरी छठी इंद्री लाई है मुझे यहाँ। डूम। कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अपने गले को बेवजह तकलीफ मत दे मेयर। जल्दी तुझे भी हम ये वहीं पहुंचा देंगे जहां तेरे सिक्योरिटी वालों को पहुंचाया है। करोड़ों के स्नो की बर्बाद करके तूने एसएस का बहुत नुकसान किया है। इसीलिए एसएस ने तेरा बोल बम करने का आदेश दिया है। क्या तुम एसएस के आदमी नहीं हो सकते? किसने भेजा है तुम्हें? तेरी मौत। एसएस ने भेजा है हमें। तू कोई सुपर हीरो तो नहीं है तो उछल कूद कर हमसे बच जाए। शांति से बोल बम करा ले मेयर। भोले शंकर की वाणी को बदनाम करते हो तुम लोग। इसीलिए तुम्हारा बोल बम करने वाले भंडारी ने अपना दूध भेज दिया। सांप इसकी कलाइयों से निकले हैं। ऐसे इसका रास्ता काटने की हिमाकत मत कर लड़के, नाश हो जाएगा। स्नोकी के जहर से देश को नरक बनाने की कोशिश करने वाले एसएस का नाश भी जल्दी करेगा नरक नाशक। सांपों का बना हंटर। हाय, मार डाला।
यह तो जरा सी मार से ही बेहोश हो गए। अब इन्हें होश जेल में ही आएगा, यहाँ अपने बॉस एसएस के खिलाफ गवाही देंगे। मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद नरकनाशक, पर तुम हमला होते ही हमें बचाने कैसे पहुंच गए? अपराध से लोगों की रक्षा करना मेरा दायित्व है मेयर साहब, मैं उसके लिए कहीं भी पहुंच सकता हूं। लोगों की रक्षा करने का दायित्व कानून का है, और कानून की राह में आने वाले अक्सर जेल पहुंचते हैं। पर पापा, इसने हमारी जान बचाई। शट अप नियति, बीच में मत बोलो। मैं अपना दायित्व निभाने को स्वतंत्र हूँ, और अपना कानून अपना दायित्व निभाने को। गुड डे मेयर साहब। ये आपने ठीक नहीं किया पापा, नरकनाशक कानून और लोगों का दोस्त है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो नियति। आप सोच रहे होंगे कि मुझे उन घटनाओं का इतना स्पष्ट विवरण कैसे पता है जिसमें मैं प्रत्यक्ष मौजूद नहीं था। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि नरकनाशक के शरीर में वास करने वाले कुछ सर्पों में मैंने ऐसे नैनोटेक माइक्रो रिसेप्टर्स फिट कर दिए जो कि नरकनाशक की पल की प्रति की जानकारी मुझे देते रहते थे। देश का कानून मेरे लिए सर्वोपरि है, पर इंसानियत के दुश्मनों को खुलेआम दुनिया को नर्क बनाने की छूट नहीं दे सकता मैं। साधुओं के भेष में मेयर पर हमला करने वाले मेरे आदमी नरकनाशक को यकीन दिला चुके थे कि वो एसएस के आदमी थे। देश भर में एसएस संगठन के साधु कार्यकर्ता सड़कों पर घूम घूम लोगों को आशीर्वाद देते दिखाई पड़ते थे, जिनके आशीर्वाद रूपी भस्म भस्म को ग्रहण करने के लिए लोग पागल हो उठते थे। बोल बम। जय स्वामी शंकर शहनशाह। स्वामी के सेवक आ गए, अब भस्म मिलेगी। एक बार उस भस्म को माथे पर मलने व उसका सेवन करने पर उसकी लत लग जाती थी। भस्म दो बाबा, भस्म दो। सबको भस्म मिलेगी बच्चा, सब लाइन में लाओ। लाओ आओ, दक्षिणा देते जाओ और भस्म लेते जाओ। इंसान पागलों की तरह भस्म तलाशता हुआ नशे में उन सौदागरों की शरण में पहुंच जाता था। उस भस्म के लिए लोग अपना घर बार तक लुटा देने को तैयार थे। भस्म दे दो बाबा, मुझे भस्म दे दो। हा, भस्म तो अवश्य मिलेगी बच्चा, परंतु उसके लिए मोटी दक्षिणा देनी पड़ेगी। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दान करने को तैयार हूँ, बस मुझे भस्म दे दो। इसके अलावा ऐसा संगठन मेरी तरह ही अपराधियों के हथियार के रूप में विशिष्ट सर्प सप्लाई करता था। आतंकी घटनाओं में से ऐसे संगठन नाग शक्तियों का प्रयोग करता था, परंतु यह मेरे लिए भी एक पहेली थी कि आखिर वो नाग शक्तियों को अपने वश में कैसे करता था। आम अपराधी अब मेरे सामने तूफान के सामने तिनके की हैसियत रखते थे, पर ऐसे आने वाले दिनों में मेरे लिए तूफान बन सकता था। उस तिनके का अस्तित्व तूफान बनने से पूर्व ही समाप्त करना आवश्यक था। ड्रामेटिक्स का टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक बार पूछूंगा, ऐसे कहाँ मिलेगा? शाबाश, जलाकर राख कर दो इन सांपों को। इनकी राख से तैयार होगी विष भस्म, जिसका एक बार सेवन करने वाला सदा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। इंसान नागों को जहरीले करते हैं, कहते हैं उन्हें अपने लिए खतरा समझते हैं, पर इनसे कई ज़्यादा जहरीले और खतरनाक तो तुम लोग हो। नाग किसी पर तभी प्रहार करते हैं जब उनसे खतरा हो। बचाओ, सांप सांप। लोगों से तो पूरे समाज को खतरा है। पढ़ा। इससे पहले कि तुम लोग समाज को जहरीला करो, तुम्हारी रगें जहरीला कर देगा नरकनाशक। हा हा हा। सुट्टा दादा पर सांप छोड़ रहा है, चल अपना यह अरमान भी पूरा कर ले। सो किंग कोबरा एक साथ जलाकर उसकी राख का सुट्टा लगाता है सुट्टा दादा। दुनिया का कोई भी जहर सुट्टा दादा के लिए सिर्फ नशे के समान है। खूब डसो केंचुआ, क्योंकि जितना तुम डसोगे उतना सुट्टा दादा को नशा होगा, और नशा सुट्टा दादा को वह सियाना ताकत और उन्माद देता है। या वाकई जहर तो इसके लिए नशे का काम कर रहा है, और शायद स्टेरॉइड भी। बहुत उद्यम मचा चुका है तू सुट्टा दादा की भट्टी पर। हे भगवान, बहुत जोर का मारा है, पूरा दिमाग घूम गया। इसी भट्टी में जलाकर तेरी भस्म से चिलम सुलाएगा छुट्टा दादा। ओह, चकराते हुए दिमाग के साथ इस विपरीत सांड से कैसे निपटूं? विष फुंकार ट्राई करके देखता हूँ। ओह, बहुत नशीली है तेरी फुंकार तो, पर मुझ पर छोड़कर गलती कर गया तू। क्योंकि इस नशा सुट्टा दादा की नसों में वो उन्माद भरता है कि अपने दुश्मन की राख चिलम में फूंक डालता है सुट्टा दादा। लो जी, यह तो लेने के देने पड़ गए। विष फुंकार ने तो इसे और भी खूंखार बना दिया। नरकनाशक के पहुंचने की खबर मेरे दुश्मन तक पहुंच गई थी। नरकनाशक ने मठ पर आक्रमण कर दिया है स्वामी जी। बोल बम। अब नरकनाशक से हमारा आमना सामना होने का समय नहीं आया है, इस स्थल से प्रस्थान करने की तैयारी करो। मन कर रहा है इसे काट लूं, पर यह तो चीटिंग हो जाएगी, और मुझे वार करने का तो यह मौका नहीं दे रहा। तेरी हड्डियां तोड़कर उनसे नई चिलम बनाएगा सुट्टा दादा।
मर सपोले मर। हा, बेहोश हो गया बेचारा। जरा सुट्टा जलाने का इंतजाम तो कर लूँ। इसी मसाल से नरकनाशक की चिलम जलाऊंगा। हा। हाँ, यह कहाँ गायब हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर गए सुट्टा दादा। अच्छा मौका था तुम्हारे पास मेरी गर्दन मरोड़ने का, पर कुछ पलों की तुम्हारी चूक अब तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। आह, तू तू ठीक कैसे हो गया? इतनी जल्दी तेरे घाव कैसे भर गए? मेरे शरीर पर लगा गहरे से गहरा घाव भी कुछ ही क्षणों में अपने आप भर जाता है, पर मैं तुम्हें जो घाव दूंगा उससे भरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। बेचारा, दो ही पंच में होश खो बैठा, पर इसने तो मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। ओह, पूरा मठ खाली है। सुट्टा दादा मुझे उलझाए हुए थे, इतनी देर में एसएस और उसके आदमी भाग निकले। बैड लक। पर वास्तव में बैड लक तो मेरा शुरू हो गया था, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरा नरकनाशक से फ़ौरन मिलना बहुत ज़रूरी है, पर प्लीज़, मैंने सुना है कि सभी सांप उसके दोस्त हैं, कि क्या तुम उसे बुला सकते हो? उसकी मासूम विनती ना ठुकरा सका वो नाग। नरकनाशक तुम्हारी मित्र है, तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी मित्र तुम्हें पुकार रही है। ओह, नियति। नियति क्यों ढूंढ रही है मुझे? मम्मी देखो, नरकनाशक। हम तुम ठीक हो नियति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम तक पहुँचने का कोई और तरीका नहीं सूझा तो इस सांप के थ्रू मैसेज भेज कर बुला लिया। थैंक्स मित्र। वेलकम नरकनाशक। अब बताओ, क्यों बुला रही थी मुझे? सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए। सॉरी और थैंक यू बोला? भला वो क्यों? मेरी और पापा की जान बचाने के लिए थैंक यू, और पापा के रूड बिहेवियर के लिए सॉरी। इट्स ओके नियति, तुम्हें थैंक्स या सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। मेयर सर ने जो कुछ भी कहा अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए कहा। उनकी कर्तव्य निष्ठा की मैं इज्जत करता हूँ। अरे, यह तो नरकनाशक है ना? उड़ रे नरकनाशक, मेरा सुपर हीरो। नरकनाशक, हमारे साथ फुटबॉल खेलो। मेरे पास शीशों पर झूलो ना नरकनाशक भैया। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए नरकनाशक भैया। वाओ, अमेजिंग! सांपों के बने झूले। इन बच्चों के साथ समय बिताकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन वापस लौट आया हो। बचपन से ही मेरे अलग रंग रूप के कारण मुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाता था। पार्कों में खेलना और झूले झूलना क्या होता है, दोस्त क्या होते हैं, मैंने कभी जाना ही नहीं। आई होप अब से तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए, यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। बाय नरकनाशक भैया। वी लव यू। नरकनाशक और नियति के बीच एक मासूम मित्रता पनप चुकी थी, और यह मित्रता की कोपल आने वाले समय में विनाश का वृक्ष बनने वाली थी। यह रिश्ते भी बहुत अजीब चीज़ होते हैं साथियों। कुछ सालों साथ रहने पर भी मजबूत नहीं होते, और कुछ चंद पलों में ही अटूट बन जाते हैं। नियति और नरकनाशक का रिश्ता ऐसा ही था। मेरे अलावा नियति दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे राज से, उसके अलग रंग रूप से भय, घृणा व अनोखेपन का एहसास होता था। राज उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त था। वर्तमान समय, तेरा और मेरा अस्तित्व इस कदर एक दूसरे से जुड़ा है कि तू दुनिया के किसी भी कोने में जा छुपे, मेरी सिर्फ इंद्रियां तुझे ढूंढ ही निकलेगी नागराज। हा। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही निकाला। बस एक बार नाग व्यू का पता चल जाए, फिर तेरे कलेजे के लहू से विषपान करूंगा मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यह तो नागमणि द्वीप है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? सब्र रखो नागराज, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, यदि तुम खुद को जीवित रख सके तो। धोखा, तू मुझे फंसाने के लिए यहाँ लाई है नागिन। वो तुझे हमारे आदेश पर यहाँ लाई है नागराज। काल योद्धा कालदूत के आदेश पर तुझे नागमणि द्वीप की निर्जन धरती पर लाया गया है। कालदूत? ताकि तेरे विषैले लहू से नागमणि द्वीप की निर्जन धरती सींची जा सके। अकारण अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाता मैं। आपके मस्तक पर विद्यमान तेज आपके एक पुण्य आत्मा होने की पुष्टि कर रहा है। मुझ पर वार करने का अपना उद्देश्य बताएं। तुम्हारा कौतूल शांत शांत करने की कोई बाध्यता नहीं है हमारी, फिर भी इतना समझ ले, यह तेरे अस्तित्व परीक्षण की लड़ाई है। यदि तू जीता तो जीवन, और यदि हारा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। पर साथ ही यह भी जान ले कि आज तक काल योद्धा कालदूत अपना कोई भी युद्ध नहीं आ रहा है। बिना परीक्षण परीक्षण हुए कोई योद्धा महान नहीं बनता। ये मान्यवर, पराजय ही योद्धा को जय का महत्व समझाती है। आज आपकी परिचित पराजय से भली भांति कराएगा नागराज। राम। उद्दंडित बल से परिपूर्ण है तू। यह विष फुंकार आपके आवेश को शांत कर देगी। देव विष भी बह रहा है तेरी रगों में, परंतु मात्र देव शक्ति और शारीरिक बल ही तुझे कालदूत पर विजय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। काल योद्धा है हम। काल को भी हमारे सम्मुख शीश झुकाना पड़ता है।
विश्या, महाविश्व और परम विश्या की सम्मिलित शक्ति है पराजयी है। काल सर्पी की जकड़ से तेरा शरीर नहीं अपितु आत्मा ही स्वतंत्र हो सकती है। अभेद्य हिमालय को भी भेदने की शक्ति रखने वाला चिड़चला आज तेरा हृदय भेदेगा और तेरे शव को नागमणि द्वीप की धरती के गर्भ में धसा देगा यह काल त्रिशूल। समय की रफ्तार से उस मृत्युंजयी बालक को लाए गए 14 वर्ष कब बीत गए यह पता ही नहीं चला मुझे। नागमणि, मेरी आवाज़ सुनो। अरे चले आओ मेरे पास आओ। यानी पुराना वचन निभाने का वक्त आ चुका था। वचन जो मैंने 14 वर्ष पूर्व उस रहस्यमय स्थान पर मरते हुए इच्छाधारी नाग पुरोहित को दिया था। न नागात्रे, अपने वादे के अनुरूप तुमने मृत्युंजय बालक का सही पालन पोषण किया है नागमणि। अब समय आ गया है मृत्युंजय बालक उस वस्तु को प्राप्त करे जिस पर उसका अधिकार है, यानी नागरत्न। कल मृत्युंजय बालक 15 का हो जाएगा। सितारों की गति और दिशा बिल्कुल उपयुक्त है। कल तुम्हें उसे इसी नाग मंदिर में भेजना है। यहाँ से उसका आगे का सफ़र आरंभ होगा, पृथ्वी पर मौजूद समस्त नागों का राजा बनने का सफ़र। जिस स्थान पर तुमने नाग मंदिर की तलाश आरंभ की थी उसी स्थान से उसे ही अपनी तलाश आरंभ करनी होगी। उसका भाग्य स्वयं उसका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, यदि नागरत्न राज को दुनिया के सभी नागों का राजा बना सकता है तो राज नागरत्न अवश्य तलाश करेगा। यह तो सपना था। राज के नागरत्न हासिल करने का अर्थ था दुनिया भर के नाग राज के गुलाम, हुक्म के गुलाम, और राज मेरे हुक्म का गुलाम। राज, अरे कमला खाली है। पर क्या राज अब वाकई मेरे हुक्म का गुलाम रह गया था? मुझे पता है नरकनाशक कहाँ होगा। राज को नरकनाशक बनाने के लिए मैंने अपने जीवन को बहुमूल्य 15 वर्ष कुर्बान किए थे और पिछले चंद ही दिनों में मुझे वो अपने हाथों से फिसलता प्रतीत हो रहा था। मेरा अचूक हथियार किसी और के हाथ का खिलौना बनता जा रहा था, क्योंकि जो कि मुझे मंजूर नहीं था। मैं उस लड़की के प्रति राज के किशोर हृदय में जन्म लेती भावनाओं से अवगत था। परंतु भावनाएं ऐसी जंग होती है जो बड़े से बड़े अचूक हथियार को ध्वस्त कर सकती है। तुम, इतनी देर लगा दी, तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई मैं। अरे पहले भीतर आने दो फिर डांटना। मैं चिंतित था क्योंकि यह जंग तेजी से मेरे हथियार को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। पूरे शहर की सुरक्षा से निश्चित होकर ही आया हूँ यहाँ, परंतु किशोर हृदय से उत्पन्न भावनाएं मुखालफत पर बगावत का रूप ले सकती है। नहीं, मैं खुलकर नरक नाशक और नीति के बीच पनपती भावना का विरोध नहीं कर सकता था। बहानेबाजी मत करो। तुम्हारे आने के बाद से मैंने वैसे भी शहर में गुंडे बदमाश घर से नहीं निकलते। ओके बाबा, सॉरी। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़। अपनी आंखें बंद करो। क्या सरप्राइज़ है? बता दिया तो सरप्राइज़ की आंखें बंद रखना, नो चीटिंग। अपनी हथियार को अपने खिलाफ करने का रिस्क नहीं उठा सकता था मैं। इन भावनाओं को ख़त्म करने का एक ही तरीका था, भावनाओं के कारक को ही ख़त्म कर दिया जाए। मुझे शीघ्र ही नीति को नरकनाशक से दूर करने के लिए कोई राह निकालनी होगी। हैप्पी बर्थडे नियति। ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला दुर्लभ नाग सल्क सर्पी के सल्कों से बना है ये, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी हमारी दोस्ती का प्रतीक। कहते हैं सल्क सर्पी के इस सल्क में अद्भुत शक्तियाँ होती है। अद्भुत शक्तियों का पता तो नहीं, पर तुमने दिया है, यही बात इसे सबसे अद्भुत बनाती है। किस्मत ने जैसे तुम उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया था, तभी तो दोनों के जन्मदिन की तारीख भी एक थी। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तुम्हारे गिफ्ट जितना स्पेशल तो नहीं, पर मुझे लगता है तुम पर यह खूब जचेगी। ये तो ड्रेस है। ड्रेस नहीं, डफर कॉस्ट्यूम है। मैंने खुद तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया है। थैंक्स नियति, पर मैं अपनी मौजूदा कॉस्ट्यूम से खुश हूँ। कपड़े मुझे असहज करते हैं। अब नखरे करना बंद करो। अच्छा लगता है क्या अंडरवियर में क्राइम फाइटिंग करना? नाउ गो एंड ट्राई दिस कॉस्ट्यूम। पहनता हूँ बाबा, डांट क्यों रही हो? वो पोशाक नरकनाशक के नागराज बनने का पहला चरण थी। उसके नागराज बनने और अब अपने पिता यानी मेरा सबसे बड़ा शत्रु बनने का पहला चरण। ये कॉस्ट्यूम तो जच रही है मुझ पर और कंफर्टेबल भी है। क्राइम फाइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यू आर लुकिंग फैब। ऐसा अल्टीमेट सुपर हीरो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुमने तो आज मुझे मेरे वजूद को पहचान दे दी। जिसका वजूद खुद इंसानियत की पहचान हो, उसे भला क्या पहचान दूंगी? बस नरकनाशक को एक नया आयाम बनाने की कोशिश की है मैंने। अब मुझे जाना होगा। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और मेरी बर्थडे ट्रीट का क्या होगा? कल ट्रीट पक्की, प्रॉमिस। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है सुपर हीरो प्रॉमिस नहीं तोड़ते। बाय। नरकनाशक की किस्मत में अपनी कलम से लिखने का आदि था। उसके जीवन में जो चीज़ मुझे स्वीकार नहीं थी उसे मिटाने की अधिकार ही मेरा था। हैप्पी बर्थडे बेटी। पापा, आप वो मैं नियति से मिलने गए थे?
हर साल तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करने की आदत रही है बेटा, पर अब लगता है ये आदत छोड़नी होगी। आपका आशीर्वाद ही तो सबसे बड़ी ताकत है पापा, इसे कभी मुझसे दूर नहीं करिएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही है। वैसे लगता है किसी और का स्नेह भी तेरे साथ जुड़ गया है। वैसे पोशाक अच्छी है। वो पापा, नियति ने यह कॉस्ट्यूम मेरे लिए डिजाइन किए। फब रही है यह पोशाक तुझ पर। अपने क्रोध को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वैसे तो जन्मदिन पर उपहार देने का रिवाज है, पर आज तुम्हें मैं एक उपहार चाहिए। आज तुमसे एक उपहार चाहिए। आदेश दीजिए पापा। मैंने उसे रत्न नागरत्न के विषय में यही बताया कि वो अद्भुत रत्न उसकी शक्तियों को बहुगुणित कर सकता है। अपराध के विरुद्ध तुम्हारे युद्ध में शक्ति विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है राज बेटे। पर मैं उस नागरत्न तक पहुंचूंगा कैसे? तुम्हें अंडमान के उस द्वीप पर पहुंचना है, अपनी समुद्री यात्रा आरंभ करनी होगी राज। आगे के दिशा निर्देश तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएंगे। मैं फौरन ही अंडमान के लिए निकलता हूँ पापा। नियति से किया अपना वादा निभाने कल रात लौटना है मुझे। समय वाकई कम है मेरे पास। नरकनाशक नागरत्न की खोज में निकल पड़ा, परंतु हम दोनों ही इस बात से अनजान थे कि यह खोज अपेक्षा से अधिक दुर्गम होने वाली है, क्योंकि जल्दी इस खोज में कई और किरदार शामिल होने वाले थे। आह आह, कौन सी जगह है ये? बोलबम। शंकर शहनशाह की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है बिग ब्लैक बुलडॉग। एसएस उर्फ शंकर शहनशाह। तुम्हारे कुत्तों ने तो तुम्हारी बोटियां नोच डाली थी बुलडॉग, पर अभी तुम्हारी मृत्यु का वक्त नहीं आया है, इसलिए हमने अपने शिष्यों को भेजकर तुम्हें वहां से निकाला और तुम्हारा उपचार किया। बुलडॉग तुम्हारा ऋणी है स्वामी शंकर। हा हा हा। साधु कभी किसी को ऋण नहीं देता बुलडॉग। उधार रखने की फितरत बुलडॉग की भी नहीं है स्वामी। मौका मिलते ही सब बराबर कर देगा बुलडॉग। मौका तो तेरे सामने है बुलडॉग, ऐसा मौका जिसे तू मेरा एहसान भी उतार सकता है और हम दोनों की चिर शत्रु नरकनाशक का नाश भी कर सकता है। मैं समझा नहीं। बोल बम, समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। शंकर शहनशाह ने बुलडॉग से क्या कहा, यह मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। आने वाले घटनाक्रम में आप स्वयं ही यह जान जाएंगे साथियों। हाँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि शंकर शहनशाह नरकनाशक और मेरे खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कर चुका था। अब एक तीर से तीर शिकार करेगा। शंकर शहनशाह नागमणि की भयंकर मौत के साथ साथ नरकनाशक और नाग शक्तियों का स्वामी बनेगा शंकर शहनशाह। बोल बम। वर्तमान समय। यह कौन सी नाग शक्ति है जो नागराज को मौत की कगार पर पहुंचा रही है? वैसे तो यह नाग शक्ति नागराज को मारकर हमारा ही काम कर रही है, पर मैंने नागराज को अपने हाथों से मारने का प्रण लिया है। दूसरे, अगर नागराज मारा गया तो नागव्यूह तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बंद हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, नागराज को बचाऊं या चुपचाप तमाशा देखूं। अभी पापा से भी संपर्क नहीं साध सकता। हम्म। यानी आपके आदेश पर नरकनाशक नागराज नागरत्न प्राप्त करने निकल पड़ा। क्या यह वही नागरत्न है जिसे नागराज ने कुछ समय पूर्व तूतनखामन और विस्तर को परास्त किया था? सही समझे पापाध्यक्ष। यह वही नागरत्न है। मेरे निर्देशानुसार नरकनाशक अंडमान के उस अंतिम द्वीप पर पहुंचा। नागरत्न तूतनखामन और विस्तर के बारे में जानने के लिए पढ़े मकबरा और तक्षक। उसी स्थान पर जहाँ मैंने उसे प्राप्त कर नया जीवन दिया था। पापा के कहे अनुसार मैं इस स्थान पर आ तो गया, पर कई घंटों तक यहाँ खड़े रहने के बाद भी यह समझ में नहीं आ रहा आगे कहाँ जाना है। अरे यह क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई नाव था पेड़ों पर तैरती हुई इधर ही आ रही है। शायद यह नाव ही मेरे आगे का सफर साधन है। मुझे इस पर सवार होना होगा। वाकई मुझे लेकर यह अद्भुत नागनौका स्वतः ही समुद्र की ओर बढ़ रही है। नरकनाशक को आभास नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वो आंखों से ओझल रहा है। हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। इससे आगे तो हम फंस जाएंगे और उसे हमारी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी, वो शीघ्र ही वापस लौटेगा। यह समुद्री धुंध तो गहरी होती जा रही है। हाथ नजर नहीं आ रहा। ब्लूम ब्लूम। हे भगवान, यह क्या भला है? सुरसा सरप के क्षेत्र में घुसपैठ करके भूल कर दी तूने प्राणी। अब तो सुरसा सरप की क्षुधा शांत करनी होगी तुझे। वो पहला मौका था जब नागराज को अपने जीवन में किसी इच्छाधारी नाग का आमना सामना कर रहा था। यह तो किसी हॉलीवुड फिल्म की या फैंटेसी स्टोरी से निकला प्राणी लग रहा है। इसे सिर्फ रस्सी से बांधना होगा, वरना ये नौका ही तोड़ डालेगा। हा हा हा। सुरसा सरप को केंचुए से बांधने की कोशिश कर रहा है। यह तो सुरसा सरप की दाढ़ में भी फंस कर रह जाएंगे। इसने तो नाग रस्सी चबा डाली, अब क्या करूं? ओह, नाग नौका भी गई। मूर्ख बालक तो समझता है कि सरप समुद्र में कूदकर खुद को बचा लेगा। यह समुद्र भी सुरसा सरप के आदेश का गुलाम है।
यह क्या जादू है? समुद्र की लहरें सर्प रूप लेकर मुझे जकड़ रही है और सुरसा के विशाल मुंह की ओर धकेल रही है। हा हा हा, मैंने कहा था ना, यह समुद्र भी मेरे हुक्म का गुलाम है। उस 14 वर्षीय बालक की शक्तियाँ सुरसा सर्प जैसी विध्वंसक नाग शक्ति के सामने बेहद तुच्छ थी। हा हा हा, समुद्र का प्रचंड वेग तेरी विस्फुंकार की तीव्रता न्यूनतम कर देगा। कोई और दाव भी आजमाना चाहता है तो आजमा ले। अब तक नरकनाशक ने सिर्फ इंसानी शत्रुओं से मुकाबला किया था। यह प्रथम अवसर था जब किसी ने प्रलंकारी नाग शक्ति से नरकनाशक का सामना हुआ था। यह तो मुझे बिना चबाई लील जाएगा। उसका किशोर हृदय अवश्य ही कांप रहा होगा। यह उसकी असली परीक्षा थी, और जिंदगी की हर कठिन परीक्षा को मुंह तोड़ जवाब देने की बुरी आदत उससे उसे बचपन से ही थी। इसका असीमित बल मुझे चंद क्षणों में ही परास्त कर देगा। मैं इसके दोनों जबड़े मिलने से अबोध नहीं रोक सकता। पापा। मुसीबत में जहाँ बच्चे अपनी माँ को पुकारते हैं, वही राज मुझे पुकारता था। मैं था उसकी आत्मशक्ति का स्रोत। और फिर असंभव को संभव करने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता था वो। हा हा हा, मुझसे मुकाबला कर रहा था मूर्ख बालक। और जहाँ कोई भी मार्ग शेष ना हो, वहाँ अपना मार्ग स्वयं बनाना फितरत थी उसकी। हम इसकी ऊपरी डाल से चिपक कर खुद को इसका ग्रास बनने से फिलहाल तो बचा लिया मैंने। इसके पहने नुकीले दांतों लपलपाती दोहरी जीभ से बचते हुए मैंने इसके कंठ की ओर रेंगना मुझे इसके कंठ की ओर रेंगना होगा। ओह, इसके कंठ से तीव्र विष फुंकार बौछार की निकल रही है। आह उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां तक गला देगी यह विष बौछार। पर मुझे हार नहीं माननी है। हम आगे बढ़ते रहना होगा मुझे, और पहुंचना होगा इसके कंठ में स्थित इस विष ग्रंथि तक। और इसकी विष ग्रंथि प्रतीत होती है, अगर मैं इसे फोड़ दूँ तो। उफ, यह जानलेवा विष बौछार, लगता है मैंने खुद ही अपना जीवन समाप्त करने का रास्ता चुन लिया है। परंतु उसने सही रास्ता चुना था। किसी भी नाग की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही होती है, उसकी विष ग्रंथि। विष ग्रंथि फटते ही उसकी विष बौछार फुमारे की तरह ऊपर की ओर उठी। विष बौछार के तीव्र वेग और गति, फटने की पीड़ा ने सुरसा सरप को अपना मुंह खोलने को विवश कर दिया। ओह, मैं तो बीच समुद्र में था, यह ठोस धरती कहाँ से आ गई? इससे पहले कि नरकनाशक कुछ समझ पाता, एक और अविस्मरणीय दृश्य उसके सम्मुख प्रस्तुत था। हैरान ना हो वत्स, इस नाग समुद्र क्षेत्र का देवता हूँ मैं। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु भेजा गया था। भेजा गया था? किसके द्वारा, क्यों देव? यह ज्ञात करने हेतु तुम नागरत्न प्राप्ति योग्य हो या नहीं। तुमने खुद को योग्य सिद्ध कर दिया, अब तुम अपने आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हो। क्षमा करें देव, परंतु आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन लेना चाहता है मेरी परीक्षा? निश्चित रहो वत्स, उचित समय आने पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। ओ देव, सुरसा श्रप तो ओझल हो गए। निश्चित रूप से यह द्वीप ही मेरी यात्रा का अगला चरण है, परंतु आगे किधर बढ़ूं? अरे, यह बीन की स्वर ध्वनियाँ किधर से आ रही हैं? उफ, अजीब मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन है यह तो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मैं स्वतः ही बीन की इस स्वर ध्वनि की ओर खींचने को विवश हूँ। यह तो कोई प्राचीन नाग मंदिर है जो कि अब खंडर हो चुका है। यहाँ यह बीन कौन बजा रहा है? उफ, बीन की ध्वनि तीव्र हो रही है। अब मेरी इच्छा शक्ति मेरे मस्तिष्क पर किसी तरह नियंत्रण बनाए हुए है, पर अब वो भी जवाब दे रही है। मंदिर के स्तंभों पर बने इस पाषाण यक्ष सपेरे की बीन से निकल रही थी यह सम्मोहित करने वाली शक्तियाँ, ध्वनियाँ। नरकनाशक की नाग शक्ति उसकी शत्रु बन गई। किसी आम नाग की तरह नरकनाशक भी बीन की स्वर ध्वनि पर झूमने के लिए विवश हो गया। ओह, पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो उठे और बीन बजाते हुए आक्रमण रूप से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपने श्रप सैनिकों को आदेश नहीं दे पा रहा। हम वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी नाग शक्तियाँ इन पाषाण यक्षों पर कारगर होगी। बीन की आवाज़ से सम्मोहित हुए मेरे श्रप सैनिक स्वतः ही मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं, और मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। मेरे सर्प सैनिक बीन को ध्वनि से सम्मोहित हुए जैसे ही पाषाण यक्ष सपेरों के निकट पहुंच रहे हैं, वो उन्हें कुचल कर मार रहे हैं। मेरा अस्त्र भी सर्प सैनिकों जैसा होने वाला है। मैं भी खुद को पाषाण यक्ष सपेरे की ओर रेंगने से नहीं रोक पा रहा हूँ। पाषाण यक्ष मुझे भी सर्पों को भांति कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपनी जवाब देती इच्छा शक्ति को एकत्रित करना होगा और बचने की कोई युक्ति लगानी होगी। पर क्या? बचाव का कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा। एक साधन है, यह गलत सर्पों की आकृतियाँ।
गलत सर्पों की विशेषता यह होती है कि वो सीधे अपने शत्रु की श्वास नली पर प्रहार करते हैं। मुझे शीघ्रता दिखानी होगी, मेरा मस्तिष्क अब और सहन नहीं कर सकता। यदि इस स्तंभ से निकले पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो सकते हैं तो ये पाषाण गलत सर्प भी जीवित होने चाहिए। बस मुझे अपनी भीतरी बची कुछ इस शक्ति का आखिरी कतरा तक लगाकर इसे उखाड़ना होगा। हम इन्हें तो किसी प्रकार से मैंने उखाड़ लिया, पर अब मुझ में लेश मात्र शक्ति नहीं है। पाषाण यक्ष मुझे कुचलने के लिए बेहद निकट आ चुके हैं। ओह, पाषाण यक्षों के निकट आते ही गलत सर्प स्वतः ही जीवित हो गए। गलत सर्पों के पाषाण यक्षों की गलत पकड़ते ही दोनों ही स्थिर और निर्जीव हो गए। बीन की आवाज़ भी बंद हो गई। बस मुझे अपने भीतर, हा हा, अब जाकर कुछ चैन पड़ा। बीन के सम्मोहन से मुक्त होकर मेरे सर्प सैनिक भी वापस मेरे शरीर में समा रहे हैं। लगता है यह मेरी यात्रा का अगला पड़ाव है। एक अजीब सा आकर्षण है इस मंदिर में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। जैसे जैसे इस स्थान से जैसे जैसे इस स्थान से मेरा कोई गहरा संबंध हो, परंतु अपने होशोहवास में तो मैं कभी यहाँ नहीं आया। ओह, यह क्या! यह तो किसी देवता की प्रतिमा है, शायद इस मंदिर के आराध्य की। इस प्रतिमा के पीछे बने विशाल समुद्री नक्शे पर बने उस काली बिंदु को अंकित किया गया है जिसके नीचे कालदीप लिखा हुआ है। यानी मेरा अगला गंतव्य यही कालदीप है। नक्शा तो मैंने पूर्णतः दिमाग में उतार लिया, पर नागनौका तो देव सुरसा सर्प ने नष्ट कर दी थी, और इस स्थान पर तैर तैर के तो पहुंचा नहीं जा सकता। इस उजाड़ टापू पर नौका निर्माण की कोई वस्तु भी नहीं दिख रही। ओह, यह क्या! यह तो किसी विशालकाय नाग की अस्थि है जो कि नाग नौका के आकार में है। शायद यह यहाँ कालद्वीप पहुँचने के साधन के रूप में मौजूद है। सर्प अस्थि नौका स्वतः ही उस दिशा में बढ़ चली जिधर नक्शे पर कालद्वीप अंकित था। वो धुंध से बाहर निकल रहा है। बिग ब्लैक बुलडॉग, इस बार वह किसी अजीब सी हड्डियों की नौका पर सवार है। मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा। गुलाम के लिए क्या आदेश है बिग ब्लैक बुलडॉग? अभी इसका काम तमाम कर दूं क्या? तू चुपचाप इसका पीछा कर, इसे अंदेशा भी नहीं होना चाहिए इसका कोई पीछा कर रहा है। इसका शिकार खुद बुलडॉग सही समय आने पर करेगा। कालद्वीप, इस द्वीप की धरती तो वाकई काली है, शायद इसीलिए इसका नाम कालद्वीप है। इस कंटीले भीड़ में आगे बढ़ना होगा। नागद्वीप के पीछे नागराज के पीछे जाने की बजाय बुलडॉग ने समुद्र में ही छलांग लगा दी। जाने क्या षड्यंत्र कुलबुला रहा था उसके मस्तिष्क में, या फिर वो वहाँ मात्र अपने रहनुमा स्वामी शंकर शहंशाह का हुक्म बजाने आया था। तू यहीं रुक, मेरे लौटने का इंतजार कर। फिलहाल नागराज का सामना उन आश्चर्यजनक शक्तियों से होने वाला था जिसके अस्तित्व की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओह, मुझे एहसास हो रहा है कि यह कैंटिली कंटीली बेलें तो मेरे शरीर में धंसकर मेरा खून चूस रही है। आने वाले समय में यह आश्चर्यजनक शक्तियाँ उसका उसका ही शक्ति विस्तार करने वाली थी। इन्हें अपने शरीर से अलग करना होगा। उफ, अलग होने के बजाय ये बेलें तो मुझसे और अधिक चिपटती जा रही हैं। अगर वो उनसे बच पाता तो। बाहर आओ मेरे नाग साथियों, और आज़ाद कराओ मुझे। नाग साथी भी मुझे आज़ाद नहीं करा पा रही। यह तंत्र बेल है लड़के, इसकी चपेट में जो एक बार आ गया फिर वो निचोड़ी हुई लाश बनकर ही छूटता है। तक्षिका के तंत्रवन में यदि देवता भी फंस जाए तो जीवित बाहर नहीं निकल सकते। तेरी भी साथी क्या है लड़के? तक्षिका, यह वही नागिन है ना जो अब नागराज की त्रिशर्पी का हिस्सा है? सही समझे मित्रों, यह त्रिशर्पी की अभिन्न कड़ी और नरकनाशक नागराज की चीर मित्राणी तक्षिका ही थी। तक्षिका और नरकनाशक नागराज का पहला आमना सामना था वो। अगर नागराज ने जल्दी उस लड़ाई का रुख अपनी ओर नहीं झुकाया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे साधारण बात तू हमसे जीतने की अपेक्षा करता है नागराज? लक्ष्य निर्धारित करके किया गया साधारण से साधारण वार भी कई बार अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ओहो, हमारी कुंडली की जकड़ स्वतः ही खुल रही है। यह तूने कैसे किया? नाग चाहे जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो महात्मन, परंतु उसकी दुम सदैव उसकी कमजोरी रहती है। मैंने आपकी रीढ़ रूपी दुम पर प्रहार कर उसे शून्य कर दिया। मात्र हमारी दुम को संख्या शून्य कर खुद को विजेता मत समझ नागराज। हमारे मारक अस्त्रों पर तेरे इस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होने वाला। यह क्या! हम अपना संतुलन नहीं बना पा रहे। उफ, मेरा वार धीरे धीरे आपकी रीढ़ को सुन कर रहा है, जिस वजह से वो आपके तीनों धड़ों का भार नहीं उठा पा रहा। लड़ाई खत्म हुई महात्मन, आप हार गए। इतनी जल्दी नहीं नागराज। अभी महात्मन की सेविका नागतंत्रिका नगीना जीवित है। ओह, कुछ देर के लिए वाकई तुम्हें ही भूल गया था मैं। युद्ध में भूल करना बहुत महंगा साबित होता है नागराज। यह तंत्रवार तेरी जान लेकर ही छोड़ेगा तुझे।
उफ, असहनीय पीड़ा हो रही है। यह अपने तंत्रवार अपने गले में बंधी नागमणि से कर रही है। मुझे इसकी नागमणि इसके गले से निकालनी होगी। ओह मेरी नागमणि, मेरी, अब कुछ राहत मिली। क्या कहती हो नगीना, क्या बिना अपनी मणि के भी मुकाबला करना चाहोगी? तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, मुकाबला यही खत्म। हा हा हा। अब यह मणि तेरे शरीर से तभी अलग होगी जब तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। शायद यह सही करे, ऐसी नहीं, ये पीड़ा जल्दी मेरे दिमाग को संज्ञा शून्य कर देगी और लाख बल लगाकर भी यह मणि मेरी हथेली से अलग नहीं हो रही। और कोई चारा नहीं पापा, पापा को इन्फॉर्म करना ही होगा। इस कमबख्त से मैंने कहा था कि मुझे परेशान ना करे। पीप पीप। ओह, यह तो गंभीर मामला है। हमें यहाँ अपनी कथा को एक और छोटा सा अल्पविराम देना होगा। मित्रों, आश्वस्त रहे, मैं अतिशीघ्र वापस लौटूंगा और आपको बताऊंगा आपके जिस बेटे को मैंने अपना लगते जिगर समझा था, उसने ही कैसे मुझे जीवन भर का नरक दंश। क्रमशः इस सनसनीखेज रहस्य से पर्दा उठेगा आगामी कॉमिक्स नरक दंश में। विश्व अपराध जगत में आज अपने सबसे बड़े हथियार की नीलामी करेगा कौटिल्य नागमणि। जिसने अपने साम्राज्य का सिपह सलार बनाना चाहता था, मैं, वो मेरा गुलाम बनकर नीलाम होगा। मेरे विरुद्ध जाने की सज़ा में भुगतना होगा इसे। नरक दंश, नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला भाग 3। राज कॉमिक्स में नरक नाशक एवं नरक नियति के बाद नरक नाशक नागराज का एक और रोमांचक विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।